नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार आपको बस खरीदने के लिए आधे पैसे तक देगी, बैंक से लोन दिलवाएगी, हर महीने 75,000 रुपए तक का संचालन प्रोत्साहन भी देगी और कहेगी कि अब अपना रोजगार शुरू कीजिए, तो शायद आपको लगे कि इससे बेहतर योजना क्या हो सकती है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इसी सरकार का दूसरा फैसला कहता है कि उसकी अपनी नई इलेक्ट्रिक बसें हिमाचल की खराब सड़कों पर नहीं चलेगी। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। सरकार युवाओं से कह रही है कि आप बस खरीदिए और दूसरी तरफ एचआरटीसी कह रही है हमारी बस तो इस सड़क पर नहीं जाएगी। यही इस पूरी योजना का सबसे बड़ा विरोधाभास है और आज चर्चा इसी पर। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य साफ है, युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। योजना के तहत हिमाचल का स्थानीय निवासी जिसकी उम्र 25 से 50 साल के बीच हो, जिसके पास कम से कम 3 साल पुराना हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो और जो किसी बैंक का डिफॉल्टर ना हो, वो आवेदन कर सकता है। हर उपमंडल में कम से कम 10 बस रूट सेलेक्ट किए जाएंगे और सिलेक्टेड युवाओं को उन्हीं रूटों पर बस चलाने की अनुमति मिलेगी। यानी सरकार ग्रामीण परिवहन और स्वरोजगार दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। इरादा अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब योजना के सबसे आकर्षक हिस्से पर आइए। अगर कोई युवा इलेक्ट्रिक बस खरीदता है तो सरकार वाहन की कीमत का 50% तक सब्सिडी देगी। डीजल बस पर 30% सब्सिडी मिलेगी। लाभार्थी को सिर्फ 10% राशि खुद लगानी होगी, जबकि बाकी बैंक से ऋण मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार हर महीने इलेक्ट्रिक बस के लिए 75,000 रुपए और डीजल बस के लिए 50,000 रुपए तक संचालन प्रोत्साहन भी देगी। पहली नजर में ये किसी भी बेरोजगार युवक के लिए सुनहरा अवसर लगता है। अब योजना के नियम कहते हैं कि संचालन प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब बस तय रूट पर नियमित रूप से चलेगी। बस में जीपीएस होगा, उसकी निगरानी होगी। बिना कारण बस खड़ी रही तो पैसा नहीं मिलेगा। लगातार नियम टूटे तो जुर्माना भी लगेगा और परमिट भी रद्द हो सकता है। यानी सरकार ने जवाबदेही पूरी तरह बस मालिक पर डाल दी है। लेकिन क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही स्पष्ट की है? क्या उसने ये गारंटी दी है कि जिस रूट पर वो बस चलाएगी वहां सड़कें इलेक्ट्रिक बसों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है? यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अब दूसरी खबर देखिए। एचआरटीसी ने 297 नई इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया। इनमें से लगभग 150 बसें निगम को मिल चुकी है, लेकिन इन्हें हर जगह नहीं बेचा जा रहा। निगम ने फैसला किया है कि ये बसें फिलहाल मैदानी इलाकों और शहरों के आसपास के बेहतर रूटों पर ही चलेगी। कारण खराब सड़कें। 36 रूटों पर ट्रायल हुआ, एक रूट पर इलेक्ट्रिक बस सफल नहीं हुई। कंपनी ने कहा कि बस में दिक्कत नहीं, सड़क में दिक्कत है। अब उस सड़क की जांच के लिए कमेटी बनी है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर भी शामिल हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी गई एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसें खराब सड़कों पर नहीं चलाई जा सकती, तो वही सरकार एक निजी युवा से कैसे उम्मीद कर रही है कि वो बैंक का बड़ा लोन लेकर उसी राज्य की सड़कों पर बेझिझक बस दौड़ा देगी? क्या सरकार पहले सड़कों का ऑडिट करेगी? क्या हर रूट का तकनीकी परीक्षण होगा? या फिर ये जिम्मेदारी भी बस खरीदने वाले युवा पर छोड़ दी जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कहेगी सब्सिडी हमने दे दी, अब आगे आपकी किस्मत और सड़क की हालत जाने। हिमाचल पहाड़ों का राज्य है। यहाँ सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं होती, बल्कि मौसम के साथ रोज बदलने वाली चुनौती होती है। बरसात में लैंडस्लाइड, सर्दियों में बर्फबारी, कई जगह संकरी सड़कें और कई इलाकों में आज भी टूटी हुई सड़कें। ऐसे में बस खरीद लेना सबसे आसान काम है, लेकिन उसे रोज समय पर चलाना सबसे कठिन काम है। अगर किसी दिन सड़क बंद हो गई तो क्या होगा? अगर बस तकनीकी खराबी के कारण खड़ी रही तो क्या संचालन प्रोत्साहन मिलेगा? और अगर नहीं मिला तो बैंक की ईएमआई कौन भरेगा? बैंक तो ये नहीं पूछेगा कि सड़क टूटी थी या पहाड़ गिर गया था। और यहां एक और सवाल उठता है, सरकार इलेक्ट्रिक बसों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, इसीलिए 50% सब्सिडी और 75,000 रुपए का मासिक प्रोत्साहन रखा गया है। लेकिन क्या हर उपमंडल में चार्जिंग स्टेशन है? क्या हर चिन्हित रूट पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है?
अगर बस को चार्ज करने के लिए 80 या 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ा तो क्या ये आर्थिक रूप से व्यवहारिक रहेगा? इलेक्ट्रिक वाहन केवल बैटरी से नहीं चलते, उनके पीछे पूरा चार्जिंग इकोसिस्टम चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है तो बस खरीदने का फायदा सीमित रह जाएगा। योजना में एक और शर्त है, बस को 5 साल तक बेचा या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उद्देश्य सही है ताकि लोग सब्सिडी लेकर वाहन बेच ना दें। लेकिन अगर किसी युवा का व्यवसाय घाटे में चला गया, लगातार नुकसान हुआ, बैंक का दबाव बढ़ गया, तब उसके पास विकल्प क्या होगा? वो बस भी नहीं बेच सकता और कर्ज भी चुकाना होगा। यानी जोखिम पूरी तरह उद्यमी के कंधे पर है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। हिमाचल में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां नियमित बस सेवा नहीं पहुंचती। कई रूट आर्थिक रूप से इतने छोटे हैं कि निजी ऑपरेटर वहां बस चलाना नहीं चाहते। सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। ऐसे में अगर स्थानीय युवा ही अपने क्षेत्र में बस चलाएं तो रोजगार भी मिलेगा और लोगों को सुविधा भी। ये मॉडल सफल हो सकता है, लेकिन सफल तभी होगा जब रूट का चयन केवल फाइल देख कर नहीं बल्कि जमीन पर सर्वे करके किया जाए। यात्रियों की संख्या का अध्ययन हो, सड़कों की गुणवत्ता देखे जाए, चार्जिंग स्टेशन पहले लगाए जाएं और भुगतान समय पर हो, वरना अच्छी योजना भी खराब क्रियान्वयन की शिकार हो सकती है। एक और दिलचस्प बात देखिए, एचआरटीसी की बस खराब सड़क पर फेल हो जाए तो कमेटी बनती है, इंजीनियर बुलाए जाते हैं, जांच होती है। लेकिन अगर किसी निजी युवा की बस उसी सड़क पर खराब हो जाए तो क्या होगा? क्या उसके लिए भी कमेटी बैठेगी? यही वो असमानता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर युवाओं को उद्यमी बना रही है तो उसे सिर्फ सब्सिडी नहीं बल्कि जोखिम में भी साझेदार बनना होगा। योजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितनी बसें खरीदी गई। सफलता तब होगी जब 5 साल बाद भी वो बसें सड़क पर चल रही हों, बैंक की किस्तें समय पर भर रही हों, युवाओं की आय बढ़ रही हो और गांव के लोग कहे कि अब उन्हें बस के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कुछ साल बाद बसें खड़ी मिली, बैंक नोटिस भेज रही हों और सड़कें पहले जैसी ही हों, तो फिर ये योजना भी फाइलों में सफल और जमीन पर संघर्ष करती नजर आएगी। इसीलिए इस योजना पर सवाल उठाना सरकार का विरोध नहीं है, बल्कि योजना को मजबूत बनाने की कोशिश है। क्योंकि सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन मंशा और व्यवस्था दोनों साथ चले तभी परिणाम आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।